हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 जो था उसकी सारी चीज़ें कवर करी थी, वो ख़त्म करा था। आज हम आपको एक नया चैप्टर करवाएंगे, चैप्टर नंबर 2। इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझेंगे जो आगे पूरे अकाउंट्स में यूज़ होती हैं। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे अकाउंटिंग की। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एज़ फार एज अकाउंटिंग इज़ कंसर्न। इसमें सारी वो टर्म्स के बारे में हम लोग नॉलेज गेन करेंगे जो आगे हमें पढ़नी होती हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ टर्म्स आज कवर करवाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टर्म नंबर 1, कैपिटल। तो कैपिटल किसे बोलते हैं? बहुत सिंपल है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज ये एक व्यक्ति है राम, और राम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा विद 10,000 रुपी कैश। तो हम राम को प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, या ओनर बोलते हैं। एंड ही इन्वेस्टेड 10,000 रुपी कैश इन द बिजनेस। सो हेयर 10,000 इज द कैपिटल। तो जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैश ही इन्वेस्ट करेगा। वो सपोज 5,000 के गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। तो अगर वो कैश 10,000 और 5,000 के गुड्स इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, देन वी कैन से 15,000 इज द कैपिटल। तो कैपिटल बहुत सिंपल चीज़ होती है। कैपिटल मीन्स ए प्रोप्राइटर, ए ओनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल के कुछ दूसरे नाम भी होते हैं। कैपिटल को कुछ लोग नेट वर्थ भी बोलते हैं, या कुछ लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो कैपिटल किसी भी नाम से जानी जा सकती है। इसको हम नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। और अगर इसके एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की मैं बात करूं, जिसे हमें आगे सीखना पढ़ना भी है, विच इज़ कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग कैपिटल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो दिस इज नोन एज कैपिटल। इसके बाद सेकंड टर्म है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स किसे बोलते हैं? सेम एग्जांपल लेता हूं। राम जो प्रोप्राइटर था, जिसने 10,000 रुपी कैश और 5,000 रुपी गुड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, जिसे हम कैपिटल बोलते थे। अब ड्राइंग्स किसे बोलते हैं? ड्राइंग्स इज वेरी सिंपल। अगर राम इस कैश में से या गुड्स में से कुछ विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए, तो उस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने 2,000 रुपी कैश या रुपी 1,000 के गुड्स विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, देन दिस 3,000 विल बी नोन एज ड्राइंग्स। This 3,000 will be known as drawings.
और ड्राइंग्स किसी भी प्रोप्राइटर की कैपिटल को कम करता है। अगर आप देखें तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। कैसे? जब राम ने बिजनेस स्टार्ट करा था तो कितना कैपिटल था उसका? 15,000, जिसमें से 3,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो अब उसका कैपिटल रिमेनिंग बचेगा 12,000। सो बेसिकली दिस ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। तो आपको समझ आया सारे बच्चों को? वेरी सिंपल। जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में 10,000 कैश या 5,000 गुड्स, उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर वो कैश या गुड्स में से कुछ विड्रॉ कर लेता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं सबसे सिंपल। इसके बाद थर्ड टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, लायबिलिटीज का मतलब होता है बोझ, बर्डन। अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊं, बर्डन। तो बिजनेस के ऊपर जो भी बर्डन्स होते हैं उन्हें हम लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे बिजनेस ने किसी से लोन लिया तो ये हमारे बिजनेस के लिए बर्डन है, या अगर हमारा बिजनेस किसी को पैसे पे करेगा, या जिसको मैं बोलूं अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए एक बर्डन है, बिजनेस के सर पे बोझ है कि हमारे बिजनेस को किसी के पैसे वापस करने हैं, किसी को पैसे देने हैं। तो किसी भी तरह का बर्डन हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अगर मैं इस लायबिलिटी के टाइप्स की बात करूं तो ये लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, नॉन करंट लायबिलिटी, और नंबर 2, करंट लायबिलिटी। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा बर्डन या ऐसा अमाउंट जो हमारे बिजनेस को पे करना है आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, तो जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना पड़ता है टू द आउटसाइडर्स आफ्टर 1 ईयर इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। एंड करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो बिजनेस को पे करने होते हैं विद इन 1 ईयर। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो वेरी सिंपल, अगर मैंने किसी से लोन लिया है और वो लोन मुझे 1 साल बाद वापस करना है, देन द लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर मुझे वो लोन 1 साल के अंदर पे करना है तो देन दैट लोन इज अ करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। नंबर 4, एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एसेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द एसेट्स? तो अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझें तो एसेट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। तो दीज आर द बेसिकली रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इनके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता या कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। इन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। तो मैं आपको अलग अलग तरह के एसेट्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा कि एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं एसेट्स की, तो मेजरली एसेट्स 2 क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स।
एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस में हम लोग नॉट फॉर रीसेल रखते हैं, हमारा पर्पस इन्हें रीसेल करने का नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक लैंड खरीदते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें ऑफिस फर्नीचर खरीदते हैं, कंप्यूटर्स लगाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे बिज़नेस रन करने के लिए चाहिए। मेरा पर्पस, मेरा मोटिव इन्हें रीसेल करने का नहीं होता, इन्हें मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। वेयर एज करंट एसेट्स वो होते हैं जो जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जो जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, अगर मैं बोलूँ, जिन्हें मैं रीसेल कर देता हूँ या बेच देता हूँ और वो अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो ऐसे एसेट्स को हम जनरली करंट एसेट्स बोलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम रीसेल नहीं करते या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, और अदर एसेट्स आर करंट एसेट्स, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो नॉन करंट एसेट्स में जनरली हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पार्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जब हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या हम किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, ये सब होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं या तो टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का मतलब बहुत सिंपल है। टेंजिबल मीन्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीनरी या कंप्यूटर्स या फर्नीचर एटसेट्रा, ये सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और कंपनी के कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गुडविल। गुडविल भी या ब्रांड भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, एंड इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। या अदर एग्जाम्पल्स बोलूं तो पेटेंट या सॉफ्टवेयर्स, ये वो एसेट्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स का बेसिक मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिजनेस के, जो मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। वैसे बाद में हम पढ़ेंगे 3rd कैटेगरी भी होती है, जिन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जिन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन इसकी स्टडी हम अलग से करेंगे जब आगे कुछ बातें सीख जाएंगे। बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमारे लिए एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 नॉन करंट एसेट और नंबर 2 करंट एसेट। 3rd कैटेगरी जो फिक्टिशियस एसेट है, ये हमें बाद में पढ़नी है अलग से। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। और फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे मशीनरी या कंप्यूटर, और इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल या पेटेंट या कॉपीराइट एटसेट्रा। तो ये होते हैं एसेट्स। इसके बाद अगली टर्म हम पढ़ेंगे
क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है ये हमें जानना है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल एक आपको देता हूँ। सपोज हमारा बिजनेस है और हमने SRK से गुड्स परचेज करे। हमने SRK से कुछ गुड्स परचेज करे। अब हम SRK को बोलते हैं कि हम आपकी पेमेंट, सपोज ये गुड्स 10,000 के थे, तो हम SRK को बोलते हैं कि हम आपके 10,000 रुपीज़, हम आपके 10,000 रुपये आपको 3 मंथ्स के बाद पे करेंगे। हम आपके ये 10,000 रुपीज़ 3 मंथ्स के बाद पे करेंगे। तो अब पहली चीज़ तो ये कि मैंने किसी से सामान खरीद लिया है, गुड्स खरीद लिए हैं और उसके पैसे अभी तक दिए नहीं हैं, मैं 3 महीने के बाद दूंगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि ये मेरे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी, एक बर्डन है, नंबर 1। और अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं, जो हमने अभी सीखा, क्योंकि मुझे ये पेमेंट 3 मंथ्स के अंदर करनी है, यानी कि 1 साल के अंदर करनी है, तो हम इस लायबिलिटी को, टू बी प्रिसाइज, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो ये मेरे लिए एक करंट लायबिलिटी है, एक बर्डन है। इसके बाद अब आते हैं SRK पर, जिससे हमने सामान खरीदा। तो अगले 3 मंथ्स के लिए, जब तक आप उसके पैसे नहीं देते, अगले 3 मंथ्स के लिए दिस पर्सन SRK विल बी नोन एज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज द मनी। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बिजनेस पैसे देगा आफ्टर सम टाइम। और मेन चीज, क्रेडिटर इज ऑलवेज अ करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर आपके लिए एक करंट लायबिलिटी होता है। तो दिस इज द क्रेडिटर। इसके बाद अगली टर्म पढ़ेंगे डेटर्स। इसमें सारे बच्चे याद रखें, इसमें बी साइलेंट होता है, तो वी प्रोनाउंस इट एज डेटर, नॉट डेबिटर। तो डेटर कौन होता है? एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बहुत सिंपल। हमारा बिजनेस है, इस बार हमने, एक पर्सन है रणबीर, इसे अपने गुड्स सोल्ड करे। हमने अपने गुड्स रणबीर को सोल्ड करे, बेच दिए। और रणबीर हमें बोल रहा है दैट ही विल पे, सपोज ये गुड्स हैं 20,000 के, ही विल पे द 20,000 आफ्टर 4 मंथ्स। रणबीर हमें कह रहा है कि वो इन गुड्स के पैसे हमें 4 मंथ्स के बाद देगा। तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। हमने अपने बिजनेस के कुछ गुड्स रणबीर को बेचे और रणबीर उसके पैसे 20,000 हमें 4 महीने के बाद देगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, मैंने जो गुड्स बेचे हैं, जो सेल करी है रणबीर को, तो उसके मुझे कैश आफ्टर 4 मंथ्स रिसीव हो जाएगा। आफ्टर 4 मंथ्स यानी कि विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम। तो दिस इज माई करंट एसेट, दिस इज माई करंट एसेट, क्योंकि 1 साल के अंदर मुझे रणबीर से कैश रिसीव हो जाएगा। तो इट इज़ अ करंट एसेट, ये मेरा एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। और क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको मैं करंट एसेट बोलूँगा। पॉइंट नंबर 2, अब हमने अपने गुड्स रणबीर को सेल करे हैं और रणबीर हमें पैसे 4 महीने के बाद देगा। तो अगले 4 महीने तक आप इस रणबीर को डेटर कहकर बुलाओगे। तो रणबीर इज नोन एज डेटर। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि डेटर कौन होता है, तो डेटर इज अ पर्सन
हु ओज द मनी टुवर्ड्स द बिजनेस। बिजनेस को जिससे पैसे मिलेंगे ऐसे पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। एंड डेटर इज ऑलवेज योर करंट एसेट। तो ये होता है डेटर। इसी में मैं आपको दो टर्मिनोलॉजीज और बताऊंगा जो एपेरेंट है इन दोनों एग्जाम्पल्स में। एक क्रेडिट परचेज। जब हम गुड्स परचेज करते हैं और हम गुड्स के पैसे हैंड इन हैंड नहीं पे करते या बाद में पे करते हैं, तो ऐसी परचेज को हम क्रेडिट परचेज बोला करते हैं। तो दिस परचेज इज नोन एज क्रेडिट परचेज। एंड सिमिलरली जब हम गुड्स को सेल करते हैं और जिसके पैसे हमें आज नहीं मिलते, हमें उसके पैसे 4 महीने के बाद मिलते हैं, देन दिस सेल्स इज नोन एज क्रेडिट सेल। दिस सेल इज नोन एज क्रेडिट सेल। तो अभी तक हमने 6 टर्म सीख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट टर्म हम सीखेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स का मतलब होता है वेरी सिंपल। रिसिप्ट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी कि आपको या तो पैसे मिल गए या आगे जाके मिल जाएंगे। अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। तो बहुत सिंपल मीनिंग है रिसिप्ट्स का। रिसिप्ट्स का मतलब है आपको जो अमाउंट मिल गया या आगे जाके मिलेगा सेल करने पर। क्या सेल करने पर? एसेट्स या गुड्स। तो जो आपको एसेट्स या गुड्स सेल करने पर अमाउंट मिलता है या मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स। वेरी सिंपल। अब यहां पे मैं सारे स्टूडेंट्स का ध्यान एसेट्स और गुड्स पर लेकर आना चाहूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसको ध्यान से समझना सारे बच्चे। हम एसेट्स और गुड्स में क्लासिफिकेशन करते हैं और इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिजनेस पर्सन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिनका काम है फर्नीचर्स का, जिनका शोरूम है फर्नीचर्स का। तो सपोज एक पर्सन जिनका बिजनेस है फर्नीचर का, तो इनके यहाँ पर डेली जो ट्रांजैक्शंस चलती हैं वो सिर्फ चलती हैं फर्नीचर खरीदने की, फर्नीचर बेचने की, फर्नीचर खरीदने की, फर्नीचर बेचने की। तो इनके लिए जो गुड्स हैं वो है फर्नीचर। इनके लिए जो गुड्स है वो है फर्नीचर। तो गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ का आपका बिजनेस है। सपोज इनका बिजनेस होता बिल्डिंग का, अगर ये बिल्डर्स होते तो इनके लिए गुड्स हो जाता बिल्डिंग। या सपोज ये अगर एक मोबाइल डीलर होते जो मोबाइल फोन्स बेचते हैं, तो इनके लिए गुड्स हो जाता मोबाइल्स। इसी तरह अगर ये कंप्यूटर डीलर होते तो कंप्यूटर्स बन जाता इनके लिए गुड्स। तो गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें या वो आइटम्स जिसका बिजनेस आप करते हैं। लेकिन एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स जो होते हैं वो हर बिजनेस पर्सन के लिए वो चीज़ें होती हैं जिन्हें वो रीसेल नहीं करेगा, जैसे मशीनरी या लैंड या इक्विपमेंट्स। इन्हें हम एसेट्स बोलते हैं जो रीसेल नहीं होती, जिनका पर्पस रीसेल करने का नहीं होता। लेकिन अगर मैं गुड्स की बात करूंगा तो एक फर्नीचर का डीलर फर्नीचर रीसेल करेगा, एक मोबाइल का डीलर मोबाइल रीसेल करेगा, एक कंप्यूटर डीलर कंप्यूटर रीसेल करेगा। तो गुड्स का पर्पस हमेशा और हमेशा रीसेल करने का होता है। तो सबसे पहले आपको एसेट्स और गुड्स के बारे में पढ़ना है।
एसेट्स होते हैं जो आप रीसेल नहीं करते हो, जनरली गुड्स होते हैं जो आप रीसेल करते हो। तो जब आप अपने एसेट्स को सेल करते हो, जब आप अपने एसेट्स को सेल करते हो और उस सेल करने से जो आपको मनी रिसीव होता है, दैट रिसिप्ट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। यस, तो रिसिप्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक टाइप का नाम है कैपिटल रिसिप्ट। तो जब आप अपने एसेट्स को बेचते हो, देन द मनी रिसीव्ड इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। और वेयर एज जब आप अपने गुड्स को सेल करते हो, जब आप अपने गुड्स को सेल करते हो, देन द मनी रिसीव्ड इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। यस, so there are two types of receipts. One is capital receipt and other is revenue receipt. तो अगर मैं आपको सिंपल लेमन टर्म्स में समझाऊं तो बहुत आसान है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना एसेट बेचता है और उसको बेचकर जो उसको पैसे मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और जब भी कोई बिजनेस पर्सन अपने गुड्स बेचता है और गुड्स बेच के जो उसको पैसे मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मतलब होता है आपको जो अमाउंट मिला, अगर वो एसेट्स बेचकर मिला तो कैपिटल रिसिप्ट, अगर वो गुड्स बेचकर मिला तो रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आज जो हमें 7 टर्म्स डिस्कस करनी थी वो यही हैं 7 टर्म्स। उनको मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले एक टर्म पढ़ी थी कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो अमाउंट प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो अमाउंट इन्वेस्ट करा था बिजनेसमैन ने, उसमें से कुछ पैसे या कुछ गुड्स वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। थर्ड टर्म आपने पढ़ी थी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है बर्डन, आपके बिजनेस पे बोझ। अगर ये बर्डन आपका 1 साल बाद के लिए है तो उसको बोलोगे आप नॉन करंट लायबिलिटी, और अगर वो अमाउंट पेबल आपको विद इन 1 ईयर करना है तो उसको आप बोलोगे करंट लायबिलिटी। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी एसेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। एसेट्स का मतलब होता है हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर आपका पर्पस उसे बेचने का नहीं है और लॉन्ग टर्म में रखने का है तो उसे हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और जो एसेट्स कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो देयर आर 2 एसेट्स, नॉन करंट एंड करंट। थर्ड कैटेगरी वी विल डिस्कस लेटर, विच इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट। अगर नॉन करंट की बात करें तो जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस में हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, जैसे मशीनरी या प्लांट या इक्विपमेंट। इसमें टेंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल जिन्हें आप टच या देख नहीं सकते। इसके बाद आपने टर्म पढ़ा क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे आपने क्रेडिट पर सामान खरीदा और जिसको आप